हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों की मिल जाएगी। तो अगर आप कोई से मीडियम के स्टूडेंट है, चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, तो सबको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसे कि आपको पता है, भारत के अंदर अभी 12 जनवरी को हमारे क्या है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। किसकी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे ये मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब से स्टार्ट हुआ था? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाना कब से स्टार्ट हुआ और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब से स्टार्ट हुआ, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत फेमस लाइनें हैं। उन्होंने क्या बोला था? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो आपको जब तक नहीं रुकना है, जब तक आपको लक्ष्य न मिल जाए, जब तक आपको अपनी जो ड्रीम जॉब है, सरकारी नौकरी न मिल जाए, तब तक आपको क्या मेहनत करनी है। तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को बेटा क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता है, शिकागो के अंदर एक धर्म सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या था, भाग लिया था। क्या उसके अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था? तो उस टाइम उन्होंने वहां क्या है, एक भाषण दिया था। और भाषण किससे स्टार्ट किया था? बहनों और भाइयों से किया। मतलब अमेरिकाओं की बहनों और भाइयों बोल के संबोधन स्टार्ट किया। तब से क्या ये काफी चर्चा में आ गए और मतलब बहुत ज्यादा फेमस हो गए। किसी ने सोचा नहीं था इनके पहनावे को देख के कि यार इस तरह बोल सकते हैं, कि इस तरह के प्रवक्ता है या नहीं है। बट जब इन्होंने भाषण दिया तब लोग क्या इनको देखते ही रह गए। तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 में इसे राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था और 1999 में इसे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1900 कब हुई थी? 84 के अंदर हुई थी। और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1999 के अंदर हुई थी। इनका उद्देश्य क्या है? इस दिन का क्या उद्देश्य है? युवाओं को सामाजिक मुद्दों से जोड़ने, अपनी राय व्यक्त करने और सार्वजनिक मुद्दों पर समझ विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब युवाओं को उनकी प्रेरित करना है, उनको समाज के प्रति, उनकी जिम्मेदारी के प्रति, उनको राष्ट्र के प्रति, कि उनकी क्या इसमें भूमिका हो सकती है और क्या उनकी अहमियत है। इसलिए ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और आपके लिए एक नई चीज स्टार्ट कर दी है। अब आपको डेली क्या है, साथ में पिक भी मिलेगी। इससे आपको देखी हुई चीज भी ज्यादा याद रहती है। जैसे आपको पता रहेगा कि स्वामी विवेकानंद जी की लिए ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कई बार क्या है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जैसे क्वेश्चन आ गया, स्वामी विवेकानंद हो गया, स्वामी सरदानंद हो गया, महर्षि दयानंद हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, ऐसे 4 ऑप्शन आ गए। अब हमें क्या कंफ्यूज हो गए कि युवा दिवस किसके लिए बनाया जाता है। जब आप पिक देखी होगी, आपने फोटो देखोगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में एक इमेज बनेगी, एक पिक्चर चलेगी कि हाँ, हमने उस क्लास में पढ़ा था उस दिन और वहां पे फोटो किसकी लगी थी? स्वामी विवेकानंद की। तो आप अब भूलोगे भी नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का वह एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पूरी तरह से जैविक खेती की जाती है। मतलब जैविक खेती का मतलब क्या है बेटा? जैविक खेती कौन से राज्य में की जाती है? मतलब बिना खाद बीज, ऐसे मतलब बिल्कुल एकदम प्योर शुद्ध की बात करें तो जैविक खेती भारत के किस राज्य में स्टार्ट की गई है और कहां होने लगी? सिक्किम के अंदर। कहां पे बेटा? सिक्किम के अंदर। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी बताओ रे, क्या है? गैंगटोक। क्या है? गैंगटोक सिक्किम की राजधानी है। ठीक है। सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में सिक्किम की
स्थापना हुई थी। और सिक्किम यहाँ के सबसे फेमस दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा है। कौन सा है? तो सिक्किम और तिब्बत को अपने किया है, वहां पे एक दर्रा बना हुआ है, भूटान और सिक्किम को जोड़ता है इंडिया से, ठीक है, नाथुला दर्रा वहां पे बना हुआ। तो जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया? सिक्किम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होने वाला है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की बात करें, आपसे पूछा जाए तो कौन है? पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री है। ये भी साथ के साथ लिख लेना। जैविक उत्पादन कार्यक्रम के 8वें संस्करण, कौन सा संस्करण का हुआ है? 8वां संस्करण का शुभारंभ किया है। जैविक संवर्धन पोर्टल और ट्रांसनेट 2 का अनावरण किया है। जैविक संवर्धन पोर्टल जैविक हितधारकों के दृष्टा को परिचालन में आसानी प्रदान करेगा, जबकि ट्रांसनेट 2.0 जैविक उत्पादों के लिए पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करेगा। मतलब सिक्किम के अंदर क्या है, पहला जैविक राज्य बन गया है देश का, और इस टाइम हमारे देश के केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने क्या है, 2 पोर्टल लॉन्च किया, एक तो जैविक संवर्धन पोर्टल और दूसरा ट्रांसनेट पोर्टल। ये क्या करेंगे? आपको जैविक खेती के बारे में जानकारी देंगे, उनकी पारदर्शिता आपके सामने पेश करेंगे, उनका दृश्यता क्या है, उसका परिचालन क्या है, उनको किस तरह आपको काम करना है और अपनी उपज को कैसे बढ़ावा देना है, ये सारी जानकारी आपको इन 2 पोर्टलों पे मिलने वाली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूना उत्संगछु सेकंड जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? तो कहां पे स्थित है ये जो परियोजना है? कौन सी बेटा? क्या लिखा है यहां पे? पूना तसांगछु। ये कहां पे? सेकंड, मतलब इसका मतलब ये है इससे पहले एक परियोजना हमारी बन चुकी है। यहां पे क्या है? पहले एक परियोजना बन चुकी है। तो ये किन किन 2 देशों के बीच का समझौता है और किस देश में बनाई गई है? तो ये बेटा भूटान में बनाई गई है। कहां पे? भूटान में। डेवलप कौन कर रहा है? डेवलप कौन कर रहा है? भारत। और भारत की तरफ से कौन कर रहा है? BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। कौन कर रही है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इस परियोजना को डेवलप कर रही है। ये क्या है? एक परियोजना कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी परियोजना है। कौन सी है बेटा? एक विद्युत परियोजना है। कौन सी है? एक ये क्या है? एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। और इसके अंदर क्या है? इसके मतलब 2 संस्करण है। फर्स्ट हो चुका है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट के अंदर जो परियोजना बनी थी वो 1200 मेगावाट की बनी थी। ठीक है। कितनी? 1200 मेगावाट की। और सेकंड वाली परियोजना कितने मेगावाट की है? 1020 मेगावाट की है। कितनी? 1020 मेगावाट की परियोजना है। अब आपसे पूछे कि इन पुनातसांगछु परियोजना है, ये कौन सी नदी पे बन रही है? तो बेटा ये नदी का ही नाम है, ये भूटान की एक नदी है, उस पे ये परियोजना बन रही है। और बना कौन रहा है? भारत की तरफ से BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एक PSU कंपनी है, जो एक सार्वजनिक उपक्रम है भारत सरकार का। इसकी स्थापना कब हुई? आपसे पूछे जाए कि PSU की स्थापना कब हुई भेल की? तो 1956 में इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष बेटा सदाशिव। सदाशिव इसके अध्यक्ष है। सदाशिव इसके क्या है? अध्यक्ष है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर होने वाला है। अब देखो नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी क्या है बेटा? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश राज्य की क्या है? ढाका। ढाका। और कमेंट में आप बताओगे म्यांमार की राजधानी क्या है। ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि आपको कमेंट करके बताना है कि म्यांमार की राजधानी क्या है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है। किसी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जैसे आपको दिया होगा कि इनकी राजधानियों को सुमेलित करो, इनको मिलाओ, या किस देश की कौन सी राजधानी है, किस देश की कौन सी मुद्रा है। ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना म्यांमार की राजधानी क्या है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है। अब इसके बारे में थोड़ा देखें। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL ने भूटान स्थित
पुना सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयां चालू की है। यह परियोजना भारत और भूटान के द्विपक्षीय समझौते के तहत विकसित कर रही है। इसमें फर्स्ट चरण में कितनी 1200 मेगावाट है और सेकंड चरण में 1020 मेगावाट की परियोजना है। यह भूटान की पुनातसांगछू नदी पर ही आधारित है, मतलब उस नदी का नाम है वहां पे, उसी नदी पे आधारित है और वहां पे ये डेवलप की जा रही है। ठीक है, तो अब समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस राज्य ने पार्थ परियोजना शुरू की है? हे पार्थ, हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंद, क्या हुआ? हे पार्थ परियोजना शुरू की है। ठीक है, पार्थ योजना शुरू की है। प्रभु हमारा भी रथ किस तरफ ले चलो, हे पार्थ हमारा रथ ले चलो किस तरफ? सरकारी नौकरी की तरफ ले चलो। तो वही पार्थ परियोजना है बेटा। पार्थ परियोजना शुरू हुई है, मतलब इस परियोजना में क्या है, किस राज्य ने की है? किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश ने। किसने बेटा? मध्य प्रदेश। वहां के सीएम कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव जी, हे पार्थ, मोहन यादव जी को बोलो सभी, हे पार्थ हमारा रथ किधर ले चलो? सरकारी नौकरी की तरफ ले चलो। मोहन यादव जी वहां के क्या है? सीएम है। इन्होंने ये परियोजना इसलिए लॉन्च किया है, जो कैंडिडेट, मतलब एमपी के जो भी कैंडिडेट है जो तैयारी कर रहे हैं, किसकी? सैनिक की, पुलिस की, कांस्टेबल की, इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल से जुड़ी, डिफेंस से जुड़ी हुई भर्तियों की तैयारी की है, तो उनको वहां ट्रेनिंग दी जाए, मतलब उनको फिजिकल की सुविधा प्रदान की जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, इसके लिए पार्थ परियोजना शुरू की गई है। तो पार्थ परियोजना क्यों शुरू की गई है? फिजिकल प्रशिक्षण के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए क्या ये परियोजना स्टार्ट की गई है। तो कौन से राज्य ने की है बेटा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर होने वाला है। किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश ने। और उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? कुंभ चल रहा है। कौन सा? महाकुंभ चल रहा है। वो पूरा डिटेल से मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया था। इसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री भर्ती के लिए पार्थ योजना की शुरुआत की है। कौन सी परियोजना की शुरुआत की है? पार्थ परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य शारीरिक एवं लिखित परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण देना है और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। जो कैंडिडेट पुलिस और सेना की या पैरामिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कौन सी योजना है? पार्थ। और उनको क्या है? फिजिकल की ट्रेनिंग देना है, लिखित परीक्षा की उनको प्रशिक्षण देना है, ट्रेनिंग दे रहा है। इसका मतलब रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है। योजना के तहत शारीरिक प्रशिक्षण, सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी, व्यक्तित्व विकास और साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू, इन सब की क्या है? तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। किसकी तैयारी? आपको, आपका जो रिटन एग्जाम है, आपका इंटरव्यू है, ट्रेनिंग है, इन सब की आपको तैयारी कराई जाएगी। यह एक सब वित्त पोषित योजना है, जिससे नाम मात्र की फीस होगी और MPYP पोर्टल पर लॉन्च किया गया है। MPYP मतलब मध्य प्रदेश का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम का जो पोर्टल है, जो योजना है, उस पे इसको लॉन्च किया और नाम मात्र की यहाँ पे बच्चों के लिए फीस रखी गई। मतलब इसका मतलब एक तो है जो ये गवर्नमेंट है, कौन सी? करंट वाली गवर्नमेंट, मतलब फ्री में तो कुछ देने वाली है नहीं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। अभी हाल ही में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन कहां किया गया है? कौन सी लैब का बेटा? किस लैब का? 5G यूज केस टेस्ट का, 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो इस लैब का उद्घाटन बेटा कहां पे हुआ है? झारखंड की राजधानी रांची के अंदर हुआ है। झारखंड की राजधानी कहां? रांची के अंदर हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो झारखंड की स्थापना कब हुई थी? चलो लिखो, झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 2000, सन 2000 में क्या है बेटा? झारखंड की स्थापना हुई थी। आपको याद रखना है, उस टाइम क्या 3 राज्य बने थे, एक झारखंड बना था, एक उत्तराखंड बना था और एक कौन सा बना था? वो आप कमेंट करके अंदर बताओगे। आपको भी कमेंट करने हैं ना साथ के साथ, तभी तो आपको दिमाग आपका एक्टिव रहेगा और पता चलेगा आप कितनी तैयारी है। तो कौन से राज्य में स्टार्ट हुई है? झारखंड की राजधानी रांची के अंदर ये परियोजना स्टार्ट हुई। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाले। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत
सोरेन, हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं, याद रखना बेटा, जो पिछले दिनों में काफी चर्चा में थे और यहाँ पे इलेक्शन भी अभी हाल ही में हुए हैं। अब आप एक क्वेश्चन बताओ, विश्व का पहला देश कौन सा है जहां पे 5G लॉन्च किया गया था? तो फर्स्ट देश लिखो बेटा, फर्स्ट देश कौन सा 5G लॉन्च करने वाला कौन सा है? साउथ कोरिया। कौन सा है? दक्षिण कोरिया। कौन है बेटा? दक्षिण कोरिया विश्व का पहला देश है जहां 5G सेवाएं लॉन्च की गई थी। पोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट स्टार लगा लेना, इसके एग्जाम में पक्का कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी, हमारे देश के केंद्रीय कोयला और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी ने रांची में स्थित CMPDI में 5G यूज के टेस्ट लैब का शुभारंभ किया है। यह लैब कोयला के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देगी और 5G तकनीक पर आधारित एप्लीकेशनों के प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। ये जो लैब टेस्ट बनाई गई है वो किसके लिए है? कोयला की टेक्नोलॉजी के लिए, कोयला टेस्ट की टेक्नोलॉजी के लिए, और 5G तकनीक आधारित एप्लीकेशनों के काम करने में सक्षम है, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य स्मार्ट खनन, पूर्व अनुमति, रख रखाव, विकसित समय, निगरानी और को सक्षम बनाना है। CMPDI ने नया कॉर्पोरेट तकनीकी चिन्ह भी लॉन्च किया है। कोयला माइनिंग है CMPDI का मतलब, CMPDI ने यह सब लॉन्च किया है। और इसके कोयला मंत्री कौन है? हमारे देश के जी किशन रेड्डी है। ठीक है, कोयला मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। क्वेश्चन नंबर 6 की, अभी हाल ही में किस प्रख्यात पार्श्व गायक का निधन हो गया? किसका बेटा? पार्श्व गायक का निधन हो गया। अब पार्श्व गायक क्या होते हैं? पार्श्व गायक क्या होते हैं पहले तो ये बताओ। पार्श्व गायक क्या होते हैं? आपने सिंगर सुना होगा, तो उसमें क्या है, अलग अलग कैटेगरी होती है, सिंगरों की भी, हर चीज की कैटेगरी होती है। यहाँ पे नाम क्या है? पार्श्व गायक। तो आप जब मूवी देखते हो, गाने सुनते हो, तो पार्श्व गायक का मतलब है जो अपनी आवाज दे, मतलब किसी गाने को अपनी आवाज दे, मतलब वो पर्दे के पीछे रह के काम करे। जैसे मान लो कोई सा भी गाना है, किसी भी एक्टर का है, तो हम क्या है उस मूवी के अंदर उस एक्टर को ही जानते हैं, एक्ट्रेस को जानते हैं कि इनकी मूवी है। वो गाना गाया किसने है हम उसको नहीं देखते हैं, मतलब ये गाना असली में गाया किसने था, इसको आवाज किसने दी थी इस गाने को, वो हमें पता नहीं होता है। बट जो मूवी है, जिस एक्टर या एक्ट्रेस ने बनाई है, हम उन्हीं के नाम से जाने कि ये गाना उसका है। बट एक्चुअली में गाना गाने वाला कोई और ही व्यक्ति होता है, वो पर्दे के पीछे रह के काम करता है और वो उसकी ही रियल आवाज होती है। और जो पर्दे के सामने जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? लिपसिंग करते हैं, मतलब वो गाना गाते नहीं, उस गाने की लिपसिंग करते हैं, गाया किसी ने और होता है। तो मतलब पार्श्व गायक का मतलब होता है कि पर्दे के पीछे रह के अपनी आवाज देना है, पर्दे के पीछे रह के काम करना। तो पार्श्व गायक का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है बेटा? पी जयचंद है। क्या नाम है? क्या नाम है? पी जयचंद। क्या नाम? पी जयचंद इसका नाम है। पी जयचंद इनका नाम है। पी जयचंद इनका नाम है। इनका संबंध किस राज्य से है बेटा? इनका संबंध है केरल राज्य से। किस राज्य से संबंध है इनका? केरल राज्य से इनका संबंध है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। भारतीय संगीत के दिग्गज पार्श्व गायक पी जयचंद, जिन्हें भाव गायकन, कौन सा गायकन के नाम से जाना जाता है? भाव गायकन के नाम से भी जाना जाता है, 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 6 दशकों में कितने 16,000 से अधिक गीतों को अपनी आवाज दी है। देखो इन्होंने 60 साल, मतलब 6 दशक मतलब 60 साल के अंदर इन्होंने 16,000 से ज्यादा गीत गा दिए हैं। 16,000 से ज्यादा गीतों को क्या अपनी आवाज इन्होंने दे दी। इसमें भक्ति है, प्रेम है, विरह है, जैसी भावनाओं को भी गहराई से व्यक्त किया है। संगीत कैरियर 1965 में फिल्म कुंजिल मरकर से शुरू हुआ था। इनका संगीत में कैरियर कब से स्टार्ट हुआ था? 1965 के अंदर से स्टार्ट हुआ था। कुंजिल मरकर फिल्म से शुरू हुआ था। वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, केरल के जेसी डेनियल पुरस्कार और 5 बार केरल राज्य का फिल्म पुरस्कार भी विजेता रह चुके हैं। इनको 5 बार केरल राज्य का फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें जेसी डेनियल पुरस्कार भी मिल चुका है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो मतलब काफी ये फेमस और विख्यात संगीत
गायकार थे, ठीक है, जिनका हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा है? मतलब सबसे गर्म, सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला साल कौन सा है? गर्म वर्ष की बात करें तो 2024 बेटा सबसे गर्म रहा है। कौन सा रहा है? 2024 सबसे गर्म रहा है। 2024 क्या है? सबसे ज्यादा गर्म रहा है। जैसे ये क्या है, हर साल का एवरेज निकाला जाता है टेम्परेचर का कि इस साल का एवरेज कितना रहा है, तो आज तक का जो एवरेज टेम्परेचर निकला है 2024 का वो हाईएस्ट रहा है। ये किसके कारण होता है? आपने ज्योग्राफी के अंदर दो टर्म सुनी होगी, एक एल नीनो, एक ला नीनो। एक क्या है? एल नीनो, एक क्या? एल, एक तो क्या सुनी आपने, कौन सी सुनी थी? एल नीनो, एक ला नीनो। एल नीनो, एक ला नीनो। तो एल नीनो और ला नीनो का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है, एल नीनो और ला नीनो कौन से महासागर में आता है? तो कौन से में बेटा? प्रशांत महासागर में आता है। कहां पे? प्रशांत महासागर में आता है। कौन से? प्रशांत महासागर में आता है। अब एल नीनो का क्या मतलब होता है? एल नीनो का मतलब होता है कि गर्म हवाएं, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं मानसूनी या व्यापारिक, मानसूनी या फिर व्यापारिक कमजोर हवाएं या कमजोर पवनें होती हैं, वो क्या होती है? एल नीनो होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है। एल नीनो में क्या होता है? टेम्परेचर क्या है? एल नीनो में क्या होता है? एक एल नीनो में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। एल नीनो में क्या होता है? टेम्परेचर, एल नीनो में टेम्परेचर, ठीक है, तापमान, तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, ठीक है। एक होता है ला नीनो। ला नीनो में क्या होता है? जो व्यापारिक पवनें होती है उनके कारण क्या है? टेम्परेचर घटता है, तापमान, तापमान, तापमान घटता है, ठीक है। इनमें क्या है? तापमान घटता है। तो ये जो वर्ष गर्म रहा है 2024, ये किसके कारण आया है? ये एल नीनो के कारण आया, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके बारे में डिटेल से देखें तो 2024 को जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक वर्ष माना जाता है। ऐतिहासिक वर्ष क्यों माना? इस साल टेम्परेचर बढ़ा है। वैश्विक औसत टेम्परेचर ने पहली बार पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर दिया है। मतलब 1.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है। मतलब कितना था? कितना टेम्परेचर था जो औसतन आज तक रहा है? वो 15.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। अब 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के बाद ये कितना हो गया? 22 जुलाई को टेम्परेचर कितना हो गया था? 17.16, मतलब 17.16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो गया। समुद्र सतह का तापमान कितना है? 20.87 डिग्री सेल्सियस। ये किसके कारण हुआ बेटा? एल नीनो के कारण हुआ। मतलब एल नीनो से तापमान में क्या है? वृद्धि होती है। ये किसका कहना है? वैज्ञानिकों का कहना है। तो आपको दो टर्म याद रखनी है, एक एल नीनो, एक ला नीनो। क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। एल नीनो या ला नीनो प्रभाव कौन समुद्र में देखने को मिलता है? प्रशांत महासागर में। एल नीनो का मतलब है टेम्परेचर का बढ़ना और ला नीनो का मतलब क्या है? टेम्परेचर का घटना। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव तस्करी, आपको पता है अपहरण होती है, लोग, बहुत सारे बच्चों को उठा लिया जाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका अपहरण किया जाता है। राष्ट्रीय मानव, उनकी तस्करी की जाती है, उनको एक जगह से ले जाके दूसरी जगह बेचा जाता है। तो ये तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस कब आता है बेटा? ये दिवस कब आता है? बताओ रे, कब आता है ये दिवस? कब आता है ये दिवस? आता है 11 जनवरी को। कब आता है? 11 जनवरी को ये दिवस हर साल मनाया जाता है। तो अब की बार इस दिवस की क्या थीम थी? मतलब ये दिवस मनाया गया था, अब की बार इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था
मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाना था, लोगों को रोजगार देना था, बाल कल्याण था, आर्थिक विकास था। तो ये तीन ऑप्शन है, ये तो किसी से मिलते भी नहीं है। तो इस बार की जो थीम थी, इसका उद्देश्य क्या था? मानव तस्करी के खिलाफ है जागरूकता पैदा करना। क्या था? मानव तस्करी के खिलाफ क्या है? जागरूकता पैदा करना क्या था इस बार का उद्देश्य था। मतलब मानवों को, इंसानों को समझाना कि तस्करी से कैसे बचना है, तस्करी करना कितनी जुर्म है, अपराध की श्रेणी है, और जो लोगों को जागरूक करना है कि मानवों की भी तस्करी होती है, इनसे आपको सावधान रहना चाहिए। तो इस बार इसका क्या उद्देश्य है? मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता पैदा करना। हर साल ये दिवस कब आता है? 11 जनवरी को आता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर होने वाला है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। राष्ट्रीय गुलामी और मानव तस्करी रोकथाम माह की शुरुआत के बाद गैर सरकारी संगठनों की मदद से राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस की शुरुआत हुई है और इसे हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। मानव तस्करी को गुलामी एक आधुनिक रूप माना जाता है। मानव तस्करी क्या है? एक गुलामी का क्या है बेटा? एक आधुनिक रूप है। ह्यूमन ट्रैफिक अवेयरनेस डे क्या है? ह्यूमन ट्रैफिक अवेयरनेस डे इंग्लिश में बोले तो। मानव तस्करी दिवस कब होता है? 11 जनवरी को होता है। और इंसानों को क्या है? मानव तस्करी के खिलाफ क्या जागरूकता पैदा करना है। ये क्या है? गुलामी का प्रतीक है, गुलामी का अंश है। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको बेटा? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? जैसे कि आपको पता है हमारे देश में अभी क्या चल रहा है, 3 दिन है भारतीय प्रवासी दिवस चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रवासी दिवस चल रहा है। उस प्रवासी दिवस में क्या है? जो भारत के लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, उनका हमारे देश के अंदर क्या योगदान है, उन सब के बारे में ये चल रहा है। तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद है। कौन है बेटा? डॉक्टर सैयद। कौन है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ठीक है, खुर्शीद। इनको क्या है? भारतीय प्रवासियों का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जो भारतीय प्रवासियों का सबसे बड़ा अवार्ड की बात करें, सर्वोच्च अवार्ड है, सर्वोच्च सम्मान है, वो इन्हें प्रदान किया है। कौन सा? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। कौन सा बेटा? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया है। ये कहां के हैं? ये यूएई के हैं। ठीक है, ये कहां के हैं? यूएई के रहने वाले एक डॉक्टर है। वैसे भारत से संबंध रखते हैं और रहते कहां पे? यूएई में रहते हैं। तो इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार इनसे सम्मानित किया गया, जो प्रवासियों के लिए सबसे सर्वोच्च सम्मान है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। बात करूं, सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। सऊदी अरब में रहने वाले, कहां पे? सऊदी यूएई में, सऊदी अरब में रहने वाले प्रतिष्ठित भारतीय चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को आज प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के लिए सर्वोच्च सम्मान है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और प्रवासी भारतीयों के लिए क्या ये एक सर्वोच्च सम्मान है, जो किनसे किनको मिला है? डॉक्टर अनवर सैयद खुर्शीद को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किस देश के द्वीप गवर्नेंस में भाग लिया है? तो आपको पता है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। कौन है बेटा? ओम बिरला जी। ये कहां के सांसद है? ये कहां के सांसद है? हमारे देश के अंदर कहां के सांसद है? राजस्थान से कोटा बूंदी के सांसद है। राजस्थान से किसके सांसद है? कोटा बूंदी के सांसद है। कोटा बूंदी के ये क्या है? सांसद है। ठीक है, जो कि दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। कौन सी है? ये कितनी बार बन गए? 2 बार अध्यक्ष। 2 बार अध्यक्ष बन गए बेटा, 2 बार अध्यक्ष बन गए। दूसरी बार इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। तो इन्होंने कौन से देश के अंदर भाग लिया है? तो ब्रिटेन के अंदर इन्होंने इसका भाग लिया है। कहां पे? ब्रिटेन के अंदर इनका भाग लिया। किसका? द्वीप गवर्नेंस का भाग लिया है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए हमारे देश के फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष बताओ। ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर आया है कई बार, एग्जाम ध्यान रखना,
पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। कौन से बेटा? कौन से थे? जीवी मावलकर। ठीक है, जीवी मावलकर हमारे क्या देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। स्टार लगा लेना, लिख लेना। आपको पूरा कंटेंट कराया जाएगा एग्जाम में, कैसा भी क्वेश्चन आए हमारी क्लास से आना ही चाहिए। जीवी मावलकर क्या है? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होने वाला। कहां पे इन्होंने भाग लिया है? ब्रिटेन के अंदर भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों में ब्रिटेन के दौरे पे, जहां लंदन के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम होना था। इसमें 180 से अधिक भारतीय छात्रों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्हें छात्रों को संबोधित किया है। ओम बिरला ने कहा, भारत एक ऐसा देश है जहां छात्र अपनी मानसिकता, विचार, नवाचार, क्षमता और प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता कंपटीशन है, देश को नई ऊर्जा दे रहा है। बता दें कि इन दिनों लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ पे बिरला इस समय स्कॉटलैंड और गवर्नेंस द्वीप सहित ब्रिटेन के कई दौरे पे है। मतलब ये अभी दौरे पे है, फॉरेन दौरे पे चल रहे हैं और वहां पे कई तरह की इनकी मीटिंगें और पार्टिसिपेशन में ये क्या है? भाग कर रही है। इनकी फोटो लगी हुई है, आप ध्यान से देख सकते हो। तो ये हमारे आज के क्या थे? 10 MCQ थे। अब हम डिस्कस करेंगे 10 वन लाइनर, जो आपका रिवीजन भी साथ के साथ हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी शैली वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा किसके द्वारा डिजाइन की गई है? तो राष्ट्रीय तट अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी NTCPWC के द्वारा तैयार की गई है। दुनिया की सबसे बड़ी वेब बेसिन तैयार की गई है। केंद्रीय सड़क वन सेकेंड, हमारे टाइपराइटर ने भाई आज थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। देखो 114 ऐसे ये दो बार लगा दिए। ठीक है, हो जाता है, बट कोई ना। अब आप कंफ्यूज में होंगे तो इसलिए पहले इनको हटा देता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबोय का उत्पादन किसके साथ के तहत किया जाएगा? तो मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। और सहायता कौन कर रहा है? अमेरिका इसकी सहायता कर रहा है। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा की आवश्यकता के विश्व के कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं? तो कितने? 57 देशों में यात्रा कर सकते हैं। और हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार हमारा कौन सा स्थान है विश्व में? 85वां स्थान है। कौन सा बेटा? 85वां स्थान है। रेबिट फीवर को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेबिट फीवर को और किस नाम से जाना जाता है? तो तुलारेमिया। किसके नाम से? तुलारेमिया के नाम से किसको जाना जाता है? रेबिट फीवर को जाता है। अभी हाल ही में असम सरकार द्वारा गुणो उत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया था। किसका? 2025 का शुभारंभ किया गया था। किस सरकार द्वारा? असम सरकार द्वारा। तो उसका क्या उद्देश्य है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना ही क्या है? गुण उत्सव 2025 है। और याद रखना किसने किया? असम सरकार में से। IREDA का आदर्श वाक्य क्या है? सदैव ऊर्जा। क्या है? ये क्या है? इरेडा है, मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है। और उसका आदर्श वाक्य क्या है? सदैव ऊर्जा। जीडीपी की संकल्पना किस अर्थशास्त्री ने दी थी? जीडीपी की जो संकल्पना है इसके बारे में बताया किस अर्थशास्त्री ने बताया था? तो साइमन, किसने बताया? साइमन कुजनेट्स ने बताया। किसने? साइमन कुजनेट्स ने इनकी संकल्पना दी थी। किसने? साइमन कुजनेट्स ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 9, महाकुंभ 2025 को समर्पित विशेष गीतों का लोकार्पण किसने किया है? तो किसने किया? अश्विन वैष्णव ने। हमारे देश के रेल मंत्री है, इन्होंने क्या किया? महाकुंभ होने जा रहा है, आपको पता है प्रयागराज में 2025 का जो स्टार्ट हो गया है। समर्पित विशेष गीतों का लोकार्पण किसने किया? अश्विन वैष्णव ने किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा है? तो दिल्ली से वाराणसी क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस का क्या है? पहला रूट रहने वाला है दिल्ली से वाराणसी। तो ये हमारे आज के 10 MCQ और 10 वन लाइनर थे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे, पसंद भी आए होंगे। वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दो और हमारे साथ जुड़े रहो। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, धन्यवाद।